संडे ब्रंच के 9वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा मानना है कि इस तेजी से बदलते जमाने में सिर्फ खबर पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके आगे पीछे की पूरी कहानी पता होना बहुत जरूरी है। इससे आप जमाने के साथ चल पाओगे। देखिए, अडानी के हिंडनबर्ग क्राइसिस के बाद अडानी ने एक और पोर्ट खरीद लिया है। इलॉन मस्क ने ट्विटर के लोगों को 3 दिनों के लिए बदल दिया था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT यानी कि मेटी इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूसर बनाने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रही है और बायजूस के साथ साथ किकी बिक्स, अवंती फाइनेंस और डुंजो ने फंडिंग उठाई है। और ऑनलाइन गेमिंग में सरकार कुछ नए रूल्स लेकर आई है। तो हर संडे की तरह इस संडे भी हम सबसे बड़ी न्यूज स्टोरीज को बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप किसी खबर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर रेफर करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए न्यूज चैप्टर से डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं। स्वागत है आपका स्टार्टअप एनालिस्ट पर, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले इलॉन मस्क रीइंस्टेट्स ट्विटर्स ब्लू वर्ल्ड लोगो को हटाकर डोज मीम लगा दिया था। डोज कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसमें शिबा इनू नाम के जापानीज नस्ल के कुत्ते की शक्ल दिखाई देती है, लेकिन मस्क ने ट्विटर पर इसे लगा दिया। इसके बाद डोज कॉइन के प्राइस में 30% तक की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन फिर 3 दिन के बाद यानी कि 7 अप्रैल को मस्क ने फिर से ट्विटर का ब्लू वर्ल्ड का लोगो वापस लगा दिया, जिससे डोज के प्राइस में 7.3% की गिरावट आ गई। अब ऐसा सुनने में आया कि मस्क ने पंप और डंप की पुरानी तरकीब अपनाई है। डोज मीम को लगाकर डोज बड़े प्राइस पर क्रिप्टो ट्रेड होने लगा और फिर बढ़िया प्राइस के बाद मस्क ने डंप कर दिया। अब इस कारनामे के बाद मस्क के एक पुराने ट्वीट की लोगों को याद आ गई, जिसमें किसी अनजान ट्विटर अकाउंट ने एग्जैक्ट चीज करने को कहा था, और ये करने के बाद मस्क ने वादा पूरा करने का ट्वीट भी किया था। सरकार ने 11,187 करोड़ के 34 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT यानी कि मेटी राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि 30 मार्च तक स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यानी कि SPECS के तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड, सेलकॉम टेक्नोलॉजीज, सहस्त्रा सेमीकंडक्टर्स, इडेमिया सिस्कॉम, डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉलेक्स इंडिया एंड कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन सारे कंपनीज के प्रपोजल्स अप्रूव हो चुके हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही मेटी ने 9 मेंबर्स की टास्क फोर्स बनाई थी, जिसमें अमन गुप्ता भी शामिल हैं। ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में आगे लेकर जाया जा सके। मेटी ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए रूल्स बनाए हैं। ये नियम खासकर उन कंपनीज के लिए है जिसमें बैटिंग भी जायज होती है। इन रूल्स का मेन पर्पस है बच्चों को हानिकारक कंटेंट और एडिक्शन से बचाना। इन नियमों के तहत सरकार सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को अपॉइंट करेगी। ये SROs अलग अलग सेक्टर से होंगे और इनका काम होगा ये देखना कि गेम को चलाया जाए या नहीं। ऑनलाइन गेमर्स की पहचान होनी चाहिए। SROs पेरेंट कंट्रोल्स, फ्रीक्वेंट वार्निंग मैसेजेस और एज रेटिंग सिस्टम से करेंगे ताकि कोई हानि नहीं होगी। गेमर्स के पास ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन रहेगा। लिमिट्स को क्रॉस करने के बाद 3 सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस नोटिफाई किया जाएगा, जिसमें एक एजुकेशनलिस्ट, साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ का एक्सपर्ट और एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को देखता है। मेटी ने यह भी कहा है कि इन रूल से $billion स्टार्टअप्स के ग्रोथ को रोकना नहीं है, सिर्फ रेगुलेशंस लगाना है। कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज और इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने इस फैसले का स्वागत किया है। इंडिया में ऑलरेडी 3 गेमिंग यूनिकॉर्न्स हैं, ड्रीम स्पोर्ट्स, MPL और गेम्स 24x7, और ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ अगले 5 सालों में 10 यूनिकॉर्न और 5 डेकाकॉन्स होंगे। ड्रीम स्पोर्ट्स और गेम्स 24x7 ऑलरेडी प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स हैं और ये मार्केट में और आगे ही बढ़ने वाले हैं। इसलिए अशनीर भी मार्च में क्रिक पे के साथ गेमिंग मार्केट में उतरे थे। गुरुग्राम में बसे न्यूट्रिशन स्नैकिंग स्टार्टअप किकी बॉक्स ने $3 लाख यानी कि 2.46 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई है। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म ब्लूम वेंचर और US बेस्ड एंजल लिस्ट के साथ 9 यूनिकॉर्न फाउंडर्स ने भी इस राउंड में इन्वेस्ट किया है। मामा अर्थ के फाउंडर वरुण अलग, वैभव कपूर, प्रिस्नी केयर के फाउंडर गरिमा, अभिषेक शर्मा, इजी ट्रिप के फाउंडर प्रशांत पिट्टी, ग्रो के फाउंडर ललित केशर, ऑफ बिजनेस के फाउंडर आशीष मोहब्तरा और रुचि कालरा ने भी किकी बॉक्स में इन्वेस्ट किया। पिछले 6 महीने में किकी बॉक्स ने अपने मंथली रेवेन्यू में 10x ग्रोथ पाई है। इस D2C न्यूट्रिशन स्नैकिंग स्टार्टअप को शुरू हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। रिद्धि कौर ने 2022 में किकी बॉक्स शुरू किया था। इस फंडिंग से किकी बॉक्स अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को एक्सपेंड करेंगे और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। फिनटेक कंपनी अवंती फाइनेंस ने राबो पार्टनरशिप और IDH फार्मफिट फंड से $24 मिलियन की फंडिंग उठाई है। इंडिया के सबसे प्रभावशाली लेजेंडरी बिजनेसमैन श्री रतन टाटा और इन्फोसिस के लेजेंडरी को फाउंडर नंदन ने 2016 में अवंती फाइनेंस को शुरू किया था। अवंती फाइनेंस के पुराने इन्वेस्टर्स OEQ क्रेडिट एंड नंदन नीलेकानी ने अपने NRJN ट्रस्ट ने भी इस राउंड में हिस्सा लिया था। अवंती फाइनेंस एक NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो बैंक की तरह ही फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं, लेकिन इनके पास ना तो बैंकिंग लाइसेंस होता है और ना ही ये
रेगुलेटेड होते हैं। जहां छोटी छोटी कंपनीज फंडिंग उठा रही हैं तो बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न्स क्यों पीछे रहे। इंडिया और दुनिया के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप यानी कि बायजूस ने $700 मिलियन की फंडिंग उठाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट एशिया बेस्ड के सॉवरेन वेल्थ फंड ने इस राउंड में हिस्सा लिया था। ये फंडिंग बायजूस के पुराने वैल्यूएशन पर ही हुई है। इस फंडिंग का इस्तेमाल लोन चुकाने में किया जाएगा। अक्टूबर 2022 में बायजूस ने $22 बिलियन इसी वैल्यूएशन पर $250 मिलियन उठाए थे कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से। इसके एक महीने बाद कतर के फीफा वर्ल्ड कप में बायजूस ऑफिशियल स्पॉन्सर भी था। उन्होंने मेसी को ही ब्रांड एम्बेसडर साइन किया था। FY21 में बायजूस को 4,588 करोड़ का नुकसान हुआ। हालांकि 12 अक्टूबर को बायजूस ने ऐलान किया था कि मार्च के अंत तक कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। एक और एडटेक कंपनी के नंबर से एडटेक के हालातों के बारे में पता चल रहा है। ब्राइट चैंप नाम की कंपनी ने FY2022 में हर ₹1 की कमाई के लिए एडवर्टाइजिंग पर ₹2 खर्च किया है। ब्राइट चैम्प्स किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है और फ्लिपकार्ट के फाउंडर बिनी बंसल, GSB वेंचर्स और अजीम प्रेमजी का प्रेमजी इन्वेस्ट ने इसे बैक किया है। FY2022 में कंपनी ने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पर 42.4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिससे 22.5 करोड़ की ऑपरेटिंग वैल्यू बनी है। कंपनी का लास्ट वैल्यूएशन $650 मिलियन था और जल्दी यूनिकॉर्न बनने वाली है। FY2022 में कंपनी का नेट लॉस 98.6 करोड़ रुपए था। इंडिया के कई कंपनीज का यही हाल है। इवन यूनिकॉर्न का भी। ब्रांडिंग के चक्कर में कंपनीज जमकर पैसा खर्च कर रही हैं और फिर बाद में रिटर्न उन्हें बहुत कम मिलता है, कुछ मिलता ही नहीं कई बार तो। ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म डंजो ने $75 मिलियन की फंडिंग उठाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल और रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर के लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन साथ ही वो 30% वर्कफोर्स को यानी कि करीबन 300 एम्प्लॉयज को फायर किया है। उन्होंने 5 अप्रैल को अपने एम्प्लॉयज को टाउन हॉल मीटिंग में इन्फॉर्म किया। डंजो 2025 में IPO लॉन्च करने वाला है और उनका मानना है कि उससे पहले ही कंपनी को वो प्रॉफिटेबल बना लेंगे। ये फंडिंग की खबर अब आ रही है जब ई-कॉमर्स मार्केट कॉम्पिटिटिव बनता जा रहा है। $245 मिलियन के सेल्स को क्रॉस करके एडटेक यूनिकॉर्न एरोडिटस भी सेकंड बिगेस्ट रेवेन्यू ग्रॉसिंग एडटेक बन चुका है। बाकी 4 डायरेक्ट टू कंज्यूमर एडटेक यूनिकॉर्न के ऑपरेटिंग रेवेन्यूज को मिला करके भी ये नंबर नहीं बनता है। एरोडिटस का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1,850 करोड़ है और अपग्रेड, अनअकैडमी, वेदांतु और नए यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला का ऑपरेटिंग रेवेन्यू मिलाकर सिर्फ 1800 करोड़ बनता है। पिछले साल का ऑपरेटिंग रेवेन्यू $131.1 मिलियन था, यानी कि ग्रोथ में 86% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन रेवेन्यू के साथ साथ एरोडिटस के लॉसेस भी बढ़े हैं। करशन भाई पटेल के निर्मा ग्रुप ने स्टेरिकॉन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड को 100% अक्वायर कर लिया है। स्टेरिकॉन बैंगलोर में बसी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन CDMO है, जो कि स्टेरिल कॉन्टैक्ट लेंस क्लीनिंग सोल्यूशन और आई ड्रॉप्स बनाते हैं। मतलब इस एक्विजिशन से निर्मा ग्रुप ऑफिशियली फार्मा सेक्टर में घुसेगा। निर्मा ग्रुप साबुन और डिटर्जेंट से सोडा ऐश और सीमेंट तक सब कुछ बेचते हैं। निर्मा ग्रुप के मालिक करशन भाई पटेल इंडिया के बिलियनियर्स की लिस्ट में आते हैं। उनका पर्सनल नेटवर्थ है $3 बिलियन। गौतम अडानी के हिंडनबर्ग रो के बाद अब कंपनी के शेयर्स और नेटवर्थ दोनों गिर गए हैं। इसके बावजूद अडानी की शॉपिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ ने पौंडुचेरी में कराईकल पोर्ट को 1,485 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया है। फिलहाल पोर्ट की बिल्ट इन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 21.5 मिलियन मैट्रिक टन की है, जिसमें सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और लाइमस्टोन से लेकर स्टील तक सब कुछ हैंडल होता है। पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए अडानी और 850 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने रेजोल्यूशन प्लान को अपना अप्रूवल दे दिया है। कराईकल पोर्ट को 2009 में कमीशन किया गया था और पांडुचेरी के यूनियन टेरिटरी में डेवलप किया गया था। इस हफ्ते में और भी कुछ अहम खबरें थी, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रेपो रेट 6.5% ही रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं लाया है। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट। जिस तरह लोग बैंक से लोन लेते हैं, उसी तरह बैंक्स भी देश के सेंट्रल बैंक यानी कि RBI से पैसे उधार लेते हैं। जब बैंक्स लोन उठाते हैं तो RBI के पास कोई सिक्योरिटी, ट्रेजर बिल्स, गोल्ड और बॉन्ड्स पेपर रखते हैं। लोन के पैसे वापस चुकाने के बाद बैंक्स वापस से अपने सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं। इसी को रेपो रेट कहा जाता है। इसके अलावा श्रीमती सुधा मूर्ति जी को अपने सामाजिक काम के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया है। सुधा मूर्ति मैम ने 25 साल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस खोले हैं, साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। उनके पति नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर हैं, जिनकी गिनती इंडिया के टॉप 5 महंगे फर्म्स में होती है। उनकी बेटी अक्षरा मूर्ति UK की फर्स्ट लेडी है, यानी कि UK प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की धर्मपत्नी है। तो परिवार में शायद सबको बड़े बड़े काम करने का शौक है, आपको भी बड़े काम करना चाहिए। खैर, ज़ेरोधा फाउंडर निखिल कामत ने भी ट्वीट किया है कि इंडिया का ग्लोबल मोबाइल
इंटरनेट ट्रैफिक 10 सालों में 2 से 21% तक जा चुका है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमने ये नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम हर रविवार को ब्रंच के वक्त आपके लिए सबसे बड़ी खबरों की कहानियां लेकर आते हैं। उम्मीद है कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये भी पसंद आएगा। अगर ऐसे ही टॉपिक पे आप वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चलिए बाय बाय।